हेलो, मैं अरविंद शर्मा तैयारी कराता हूँ फिजिक्स और मैथ की 10th, 11th, 12th और IIT JEE के लिए। स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स और मैथ में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में, है ना। तो आपने 10th से पहले 9th क्लास में उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है सेंटर में और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के एल एम एन ऐसे कुछ करके। और के एल एम एन को हम किस फॉर्म में लिख देते हैं? एस पी डी एफ की फॉर्म में भी लिख देते हैं। एस पी डी एफ। एस क्या होता है? जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे? 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। अगर डी की बात करें तो डी के पास 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है और इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये आपके किसी भी एलिमेंट के कक्षा में या ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सके उनके बारे में हमें बताते हैं। अब इस बेसिस पे हमने अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको एक पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है। जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एस ब्लॉक है। जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहे हैं, किधर से? लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? नंबर ऑफ कॉलम्स जल्दी काउंट करो। नंबर ऑफ कॉलम्स है 18 और आपकी जो रो है, नंबर ऑफ रोज है आपकी 7। हाइड्रोजन से शुरू हो गए, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इससे शुरू होकर नीचे तक जा रही है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 7। नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी 18 है। जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल, ठीक है। एल्कलाइन एलिमेंट और एल्कली एलिमेंट। और ये दोनों किस में काउंट होते हैं? आपके मेटल्स में काउंट होते हैं। अगर हम बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक के एलिमेंट हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिन्हें हम मेटल्स, जिसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं हम अधिकतर मेटल्स में काउंट किए जाते हैं। और पी ब्लॉक आपका 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन सब में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपके पी ब्लॉक में काउंट होते हैं। और इनमें मेटल, नॉन मेटल और आपके मेटलोइड्स होते हैं। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मेटल छोड़ते हैं, हम मेटलोइड की बात करते हैं। मेटलोइड्स में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलोरियम और पोलोनियम, ये सब आपके 7 मेटलोइड्स होते हैं। और लीवर मोरियम से इधर वाले, लीवर मोरियम को भी काउंट करना है, उससे इधर वाले जितने भी एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के और पी ब्लॉक के, सब मेटल्स में काउंट होते हैं। और उसके आगे के जितने भी एलिमेंट है सब आपके नॉन मेटल्स में काउंट होते हैं। अब अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, एफ ब्लॉक का मतलब जो नीचे सीरीज प्रेजेंट है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ये किस में काउंट की जाती है? आपकी मेटल्स में काउंट की जाती है। हमारे पास तीनों के बारे में डिस्कशन आ गया। मेटल कहां पर है? एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में भी मेटल्स है और पी ब्लॉक के अंदर मेटलोइड भी प्रेजेंट है, जिनके हमने अभी नाम बताए। और उसके बाद आपके नॉन मेटल्स हैं, जो आपके हेलोजन और नोबल गैस। शुरुआत आपकी एल्काली एलिमेंट्स होती है और एंड आपका नोबल गैसेस पे होता है। ये हमने यहां पर देखा, ठीक है। अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, एस ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 से लेकर 2 तक होता है। पी ब्लॉक का एलिमेंट्स का जो n-1, p की पावर 1 से 6 और ns 0 से 2, 0 से 2 का मतलब ns2 भी हो सकता है, ns1 से 2, ठीक है। ये 0 से 2 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें मतलब पी ब्लॉक, पी एलिमेंट आने जरूरी है। पी का मतलब क्या था? पी ऑर्बिट,
एसपीडीएफ पढ़ा था ना, जिसमें अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक की, इसमें n-1 मत लगाना, np, और डी ब्लॉक की बात करें तो n-1 d की पावर 1 से 10 क्या दिखा रहा है, उस कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो, कि इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर 9 आ जाएगा, 10 है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद np1 से 6, ns 0 से 2, ये। अगर f ब्लॉक की बात करें, f ब्लॉक, इनको हमने क्या बोला था, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपके क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, n-2 f की पावर 1 से 14, n-1 d की पावर 1 से 6, n-d की पावर 1 से 10, np 1 से 6 और ns 0 से 2। ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास जो इलेक्ट्रॉन आएंगे कोई भी एलिमेंट के पास, वो इन फॉर्म में आने वाले हैं। 10th क्लास में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर ये सिर्फ समझाने के लिए था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बढ़ते हैं, sp-d-f किस फॉर्म में वो बढ़ते हुए जाते हैं। ये हो गए हमारी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इन तीनों की जान पहचान की है। किसी भी पीरियोडिक टेबल में, जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी उसमें कहां कहां पर प्रेजेंट है। अब हम बात करें केवल मेटल की। मेटल जो आपने एस ब्लॉक में देखे, सोडियम पोटेशियम वाले, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम की बात करते हैं या मैग्नीशियम की, 2, 8 और 1, 2, 8 और 2। यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबल रहने के लिए, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, 2, 8, 18 और 32। क्योंकि ये एक मेटल है, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसे आसानी से छोड़ सकता है, आसानी से बाहर निकाल सकता है। तो इसके पास कैसा चार्ज आने वाला है, Na+। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद Na आपका किस में कन्वर्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद Na+ में। अगर Mg 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2+ में। तो कोई भी मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से बाहर निकाल सकता है, और आसानी से बाहर निकाल देने की इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost orbit, outermost orbit। अब outermost orbit का इलेक्ट्रॉन ये तो जाने की खुद ही इच्छा कर रहा है क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो इसने स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगी कि इन्हें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लग रही है वो बहुत कम लग रही है ना। कैसी आयोनाइजेशन एनर्जी है इनकी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसी भी मेटल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, या उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ छोड़ेगा तो उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो पहला बात करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कोई भी मेटल है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन से तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसके अंदर इजिली करंट पास आउट होगा। तो इजिली करंट पास हो रहा है, क्यों हो रहा है,
क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली इनमें आसानी से चली जाएगी, जैसे आपका लोहा होता है, एल्यूमिनियम, या आपका कोई और एलिमेंट होता है जो मेटल होता है। ओके, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। किसी भी मेटल में या नॉन मेटल में, किसी में भी जो हीट पास आउट होती है वो होती है एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से। जो एटम्स होते हैं जो आसपास एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं, जैसे सपोज करो ये एक एलिमेंटल लोहे का, मैंने इधर से हीट अप किया, केवल यहां से हीट दे रहा हूं मैं। अब हीट पहले इस एटम के पास जाएगी, ये एटम वाइब्रेट करेंगे, इस एटम की हीट इसमें जाएगी, फिर इसमें, फिर इसमें। ये एटम्स की हेल्प से हीट आगे की तरफ फ्लो करती जाएगी। कैसे फ्लो करती है हीट? हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल हीट का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं वो पास बाउंड होते हैं, और पास बाउंड होने की वजह से वो हीट इजीली ट्रांसफर होती रहती है। तो ये आपका हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी मैलिएबिलिटी। इससे पहले भी 2-3 बार सुन ली होगी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय virtue of which a metal can be transferred into the thin sheets by hammering, है ना। तो मैलिएबिलिटी, इससे किसी भी मेटल को, कोई भी मेटल है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, थिन शीट में, ऐसे एक शीट में कन्वर्ट कर दिया, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग ऑफ हैमर। ये लोग हमने हैमर भी बना दिया। अब तो याद हो जाएगा, हमने यहां पर क्या किए, हैमरिंग किए। हैमरिंग करने के बाद इसको हमने एक शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हमारी मैलिएबिलिटी होती है, किसी भी मेटल को हैमरिंग के थ्रू थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना मैलिएबिलिटी होती है। ये लिख लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है आपकी, डक्टिलिटी। 3 प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी डक्टिलिटी। किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो अपने आप को एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकता है, अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। If we apply an external force on a metal, the property of metal by which it will be transferred or turned into thin wire, लो वायर में कन्वर्ट कर दिया। थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो कोई भी मेटल की जो डक्टिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। डक्टिलिटी एक अच्छे लेवल की होती है, गुड डक्टिलिटी होती है। ओके, यानी कि वो डक्टाइल होता है। ओके, मैलिएबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, गुड कंडक्टर ऑफ बैड, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी सोनोरस। सोनोरस का मतलब, अगर उस लोहे को, लोहा एक आपका मेटल है, उसे जमीन पे गिराते टन ऐसे आवाज आएगी ना, या किसी और को भी गिराते तो भी आपकी एक ऐसी आवाज आती है जो कानों में सुनाई देती है, या वाइब्रेशन क्रिएट होता है ना। वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से आपके कानों में आवाज जाती है। तो उस पर चोट करने पर, उस पर बीट करने पर हमें साउंड प्रोड्यूस हो तो वो क्या होता है, सोनोरस। तो किसी भी मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती ही है कि इसमें अगर आप बीट करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ आवाज आएगी। तो ये गुड कैसे हो गए, एक अच्छे सोनोरस एलिमेंट्स में काउंट किए जाते हैं जो आपके मेटल होते हैं। ओके, सोनोरस हुआ टफनेस और हार्डनेस के बारे में। टफनेस और हार्डनेस दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, टफनेस भी और हार्डनेस भी। दोनों में क्या डिफरेंस है? टफनेस, हाउ मच टाइम ए बॉडी कैन स्टे
अगेंस्ट एनी फोर्स इज कॉल्ड इट्स टफनेस। जैसे मैंने इस पर एक फोर्स लगाया एक बॉडी पर, इधर से फोर्स लगा रहा हूं मैं, इधर से फोर्स लगा रहा हूं, ये कितने टाइम तक इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल स्ट्रेस प्रेजेंट है कि ये उस फोर्स का सामना कर सके बिफोर ब्रेकन आउट। टूटने से पहले किसी भी एलिमेंट के अंदर की वो ताकत जिस टाइम तक वो उसके अंदर रह पाए, हाउ मच टाइम ए मेटल कैन स्टे अगेंस्ट एनी फोर्स इज कॉल्ड इट्स टफनेस। अगर हम बात करें हार्डनेस की, अधिकतर जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें हार्डनेस और टफनेस को लोग सब एक जैसा सोचते हैं, है ना। लगभग हमारी सोच क्या होती है, हार्डनेस और टफनेस एक होती है। नहीं, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल कैन रेजिस्ट वियर और टियर। जैसे स्क्रैचेस, मैं इस पे स्क्रैच लगा रहा हूं, स्क्रैच नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हार्ड है। हार्डनेस का मतलब उस पर स्क्रैच नहीं आएगा, उससे हम हार्डनेस कहते हैं। अगर उस पर मैं फोर्स लगाऊं, एक ऐसे फोर्स लगाऊं या ऐसे फोर्स लगाऊं और वो ब्रेक हो जाए, तो उसे बोलते हैं टफनेस। टफनेस और हार्डनेस में डिफरेंस ये है, ये वियर और टियर को दिखाता है, ये आपका केवल स्टे करने की कैपेसिटी को दिखाता है कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो ये बात होगी हमारी मेटल के प्रॉपर्टी की। ये समझ में आई है? मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं ये समझ में आई है। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल कहां पर प्रेजेंट थे आपके पी ब्लॉक में। नॉर्मली जो आपके हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपके नॉन मेटल में काउंट होते हैं, जो आपको अभी दिख गया होगा, जो हमने बताई थी, है ना। तो किसी भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मेटल से लगभग अपोजिट ही होती है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी पढ़े, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये हमने क्या पढ़ा कि जब भी किसी नॉन मेटल की बात आ जाती है तो वो आपका पुअर कंडक्टर होता है, हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी। उसमें आसानी से हीट को फ्लो नहीं कराया जा सकता। क्यों? अगर कोई भी नॉन मेटल है, कोई भी आपका नॉन मेटल है, उसके अंदर आप हीट प्रोड्यूस कराओगे, आइदर वो तो गैस होती है या अगर वो एक नॉर्मल फॉर्म में भी हो, मेटल या सॉलिड की फॉर्म में भी हो, तब भी जब हम उसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत लो है। लो नहीं, लोएस्ट फॉर्म में होते हैं, हम लो बोलते हैं, है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होने की वजह से जब भी हम उसे हीट करते हैं वो पिघलना शुरू कर देता है, मेल्ट हो जाना शुरू हो जाता है। अब जब वो इतनी जल्दी मेल्ट हो रहा है तो वो हीट को तो फ्लो करा ही नहीं सकता, और अगर वो हीट को ही फ्लो नहीं करा पा रहा तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी के केस में अगर हमने उसे यूज कर लिया तो वो 10 घर में बिजली सप्लाई करने से पहले ही पिघल जाएगा, तो फिर हमारा कोई एडवांटेज नहीं रहा, है ना, उसको यूज करने का। दूसरी प्रॉपर्टी यहां से निकल कर आ गई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर क्वाइट लो। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी निकल कर आती है वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस को यहां लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी बाय विच an element broken by की जगह आफ्टर करते हैं, आफ्टर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन if we apply force, if we apply force। जैसे हमने इससे पहले मेटल के केस में पढ़ा था कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मेटल के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये आपका थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे थिन वायर तो नहीं बड़ा, कुछ ज्यादा बड़ा वायर बन गया, है ना। चलो कोई
ऐसे वायर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसके पास इलोंगेट होने की प्रॉपर्टी है कि ये खिंच पा रहा है। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा हो कि हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद हल्का सा डिफॉर्म हुआ, इसमें हल्का सा खिंचाव तो आया, लेकिन खिंचाव आने के तुरंत बाद ये दो हिस्सों में टूट गया। लो, जैसा हो गया, दो हिस्सों में अलग अलग टूट गया। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? यही तो आपकी ब्रिटलनेस है। प्रॉपर्टी बाय virtue of which an element is broken after a small deformation and if we apply force, हमने फोर्स लगाया और वो टूट गया, तो ये क्या होती है? ब्रिटलनेस। इसके बाद किसी भी नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है, वो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हम कोई भी एग्जांपल ले ऑक्सीजन का या क्लोरीन का, कितने हैं? 16, 17, 2, 8, 7, 2, 8, 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने? 7 और 6। अगर हम सोडियम एलिमेंट की बात करें, देखो 2, 8 और 1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी पड़ेगी इसमें। ऑब्वियसली इनमें 6 इलेक्ट्रॉन आप इतनी आसानी से कैसे निकालोगे? एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत प्यार से निकल जाएगा, इसे निकालने में ज्यादा जान लगानी पड़ेगी ना, नहीं निकलना। ये आजा बेटा बाहर आजा, चल बाहर, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये बाहर निकल गया, लेकिन ये बाहर निकल गया, लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहा। तो इसको जो बाहर निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कितनी? बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए मेटल की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और नॉन मेटल की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये हमने एक मेटल और नॉन मेटल का एक ब्रीफ डिस्कशन किया है, इसके बारे में और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, गुड लक।